नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यों का चुनाव साथ कराने के प्रावधान वाला 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश। विस्तार से चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव। संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 भी पेश। लोकसभा से वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच को मंजूरी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध पर सख्त सरकार। सदन में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक पर चर्चा। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान से देश में लोकतंत्र की जड़ें हुई मजबूत। कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ का लगाया आरोप। सदन के नेता जेपी नड्डा ने संविधान को बताया गहन चिंतन और मंथन का परिणाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत श्रद्धांजलि के साथ हुई। उच्च सदन में सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर शोक जताया गया। सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया था। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखे गए। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे गए उनमें आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र भी रखे गए। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अंतर्गत प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया गया। राज्यसभा में आर्मेनिया की संसद के अध्यक्ष एलेन मोनियन और आर्मेनिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया, जो कि उच्च सदन की कार्यवाही देखने के लिए विशेष दीर्घा में मौजूद थे। On behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia.
राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा की चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। इसमें अनेक लोगों के गुमान को चूर-चूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ये हम सबके लिए गौरव का पल है, संकल्प लेने का पल है। गृह मंत्री ने कहा कि जहां अपनी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का जिक्र किया उन्होंने, वहीं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधन को लेकर निशाना साधा। 75 साल हो गए संविधान को किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारी सरकारों ने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। संविधान बदलने के मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर्टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं
वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। इससे पहले आज राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय संविधान गहन चिंतन, मनन, मंथन और गंभीर विचार विमर्श का ही परिणाम है। नेता सदन ने कहा कि भारतीय संविधान पुरातन संस्कृति वाले देश का संविधान है। कांग्रेस ने संविधान के प्रावधानों में बदलाव कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने देश के संविधान को बेहद सशक्त बताते हुए कहा कि जिसने भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, संविधान ने उसे दंडित किया है। सत्ता पक्ष के विभिन्न सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन में अपने विचार रखे। आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, there was no need to include the term secular, as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens. अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई थी, संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे, जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेकुलर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? यह संविधान के निर्माता ने लिखा। If they had not seen hope in Dr. Ambedkar's vision, if they had not understood that it is the only savior of the future, they would not have become Ishwar's guardians. It is important to remember that whatever the Constitution has been abused or threatened, the people have punished those who threatened it. The Constitution has meant everything to me. आज़ादी के बाद 1952 के बाद कांग्रेस
और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। महान देशभक्तों ने, समाजवादियों ने कुछ सोच समझकर कांग्रेस से अलग हुए होंगे, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से उन विचारों की तरफ हमको जाना होगा। शायद हमारे संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जब राज्य को नीति निर्देशक तत्व का पालन करना होगा तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी। ऐसे में अपना स्वधर्म क्या होगा, राज्य का स्वधर्म क्या होगा, गुड गवर्नेंस का विषय क्या होगा, पॉलिसी फार्मुलेशन, फंक्शनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में ड्यूटी और गवर्नेंस का विषय क्या होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा, आर्टिकल 44 में रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरला मुदगल का जजमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया। लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस संविधान का आपातकाल लगाकर गला घोटने का काम किया, उससे ये साबित होता है कि जो चिंता अब्दुल गफ्फार खान साहब ने करी थी वो चिंता उनकी आज सही साबित होती। बुलेटिन में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किए गए इस विधेयक पर विपक्ष ने गहरी आपत्ति जताई। कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसे संविधान एवं संघवाद के खिलाफ बताया। विधेयक को पेश करने पर मत विभाजन कराया गया। मत विभाजन में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पेश करने के पक्ष में 269 मत और विरोध में 198 वोट पड़े। सदन ने इन विधेयकों को बारीकी से समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। विधेयक को पेश करते हुए विधि एवं न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन का ये विधेयक संविधान सम्मत है और किसी भी रूप में ये राज्य की शक्तियों को कम नहीं करता। इस विधेयक से संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से
129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आज यहाँ पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। पहले भी मैंने सारी व्यवस्था दे चुकी है और मैंने पूरी परंपरा पुरानी भी सब बता चुका हूं आपको। अब माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया है कि जेपीसी इसके लिए गठन होगी। ऐसा माननीय मंत्री जी ने कि 1 मिनट, उस समय जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतना घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी, पूरा समय दिया जाएगा, सबके दल के सदस्यों को समय दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उस समय जब इस बिल पे लाएगा तो पूरी डिटेल चर्चा होगी सभी माननीय सदस्यों को। जितने दिन आप चर्चा जाएंगे उतने दिन से आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी क्या, स्टैंडिंग कमेटी ने भी क्या, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको?
प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया, सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा, जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बात आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ द बिल, आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर विपक्षी सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए इस विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में सकल 87,762 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अनुदानों की पूरक मांगों की पहली सूची प्रस्तुत की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है और आर्थिक अपराधियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। The real growth rate for Q1 and Q2 of this financial year 25 has been 6.7% and 5.4% respectively. At 5.4%, the Q2 rate is slower than expected. Many members observed it, many members commented on it, many members raised a doubt saying, is growth sustainable at all at the number that we projected in the BE? I'd like to touch upon some of the concerns. So, Q2 of this financial year has been a challenging quarter for India and for most other economies of the world. In last 3 years, India's GDP growth rate has averaged 8.3%. This is outstanding. I don't want to judge myself, I don't want to judge the ministry, but this is a number before us, and this is a number which you can see, compare it with the rest of the globe. And this number is an outstanding number by global standards. India has been the fastest growing major economy in the world, and the credit goes to the people of India who are struggling and meeting their aspiration. So out of the 12 quarters in previous 3 years, GDP growth rate was lower than 5.4% in 2 quarters, Q4 of 21-22 and Q3 of 22-23. So it's important to understand that this drop happened just 2 quarters in the last 12 quarters that we're talking about. Government believes that the trend in Q2, 24-25 is only a temporary blip and the economy will see healthy growth in the next quarters. Also, a generalized slowdown in manufacturing is not expected as it is restricted to few sections only. Out of 23 manufacturing sectors, and this is an important fact that I would like to place for the consideration of honorable members,
out of 23 manufacturing sectors in the index of industrial production, about half of them remain strong even now. So we need to put this in context. Madam, there were concerns expressed also about unemployment being very high. Several members raised questions on it, and I highlight some of the facts. The All India annual unemployment rate has been declining according to the periodic labor force survey report. Beginning 2017-18, it's been falling from 6.0% in 17-18 to 3.2% in 23-24. Unemployment rate was 6% in 2017-18. Today it has come down to 3.2%. And this is accompanied by a rise in the labor force participation ratio and worker to population ratio figures as well. A very important factor is the gender component, madam. The female labor force participation rate has been on the rise for the past 6 years, from 24.5% in 2018-19 to 41.7% in 23-24, and we'll be glad to know that this is largely driven by rising participation of rural women into the labor force. मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आज लोकसभा में विचार विमर्श शुरू किया गया। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में विधेयक को विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया। विधेयक को मानसून सत्र में सदन में पेश किया गया था। विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहाँ जो 566 थी वो अब हो गई है। एसटी की पॉपुलेशन 1,49,275, करीब 1.5 लाख। इसलिए हम ये बिल लेकर के, ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं गोवा में, वो रिप्रेजेंट कर सकें गोवा असेंबली में, इस लिमिटेड पर्पज के लिए मैं बिल लेकर के आपके समक्ष आया हूं। गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, और जब अब आरक्षण नहीं दिया तब भी अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 ट्राइबल हमारे विधायक वहां पे है, उसमें से एक विधायक हमारे गोवा विधानसभा का स्पीकर है रमेश तावड़कर जी, जो हेड की पोजीशन है, वो भी हमारे आदिवासी समुदाय को देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आर्मेनिया की संसद राष्ट्रीय सभा के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आज लोकसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में आर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानीय अतिथि आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री एलेन सिनोनियान और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार 16 दिसंबर 2024 को हुआ था। भारत प्रवास में शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भी भ्रमण करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 20 दिसंबर 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।
उनके माध्यम से हम आर्मेनिया की संसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की मित्रवत जनता की को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपने संसदीय क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया। नशा मुक्ति के खिलाफ सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा व्यापक और गंभीर अभियान चलाना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन से ही समाप्त होगा और इसको समाप्त करना ही चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।